नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 52 वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। एक हमारे सामने ब्लैंक है और 4 ऑप्शंस हैं और मल्टीपल ऑप्शंस जो है इस ब्लैंक के अंदर आ सकती है, वो हमको देखना है कि कौन सी ऑप्शन आएगी, या फिर अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी तो लास्ट वाला आपके पास है नन ऑफ दी अबव। ठीक, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इसको। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी कुड बी डैश इफ द ट्रेड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना एस्केलेटेड। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी मतलब ये जो वैश्विक जो रिकवरी है, मतलब ये जो आप इसको क्या बोल सकते हो कि वैश्विक, और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक रिकवरी। रिकवरी का मतलब है कि ये जो उभरना, ये जो परिस्थिति मान लो कुछ खराब हुई है, पहले पूर्व में कुछ परिस्थिति खराब हुई होगी और उसके बाद धीरे धीरे उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज होना, उसको स्टेबलाइज होना, उस तरह की यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो रिकवरी है, ये जो नॉर्मलसी है, ये हो सकती है कुड बी डैश। कब हो सकती है, ध्यान देना दोस्तों, कुड बी डैश, ये हो सकती है डैश इफ, यदि द ट्रेड वॉर, ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो व्यापार युद्ध चल रहा है, किस किस के बीच में, यूएस के बीच में और चाइना के बीच में, अगर ये क्या हो जाता है, ये एस्केलेटेड हो जाता है। अब दोस्तों आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए। एस्केलेटेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उरी अटैक जब हुआ था उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो स्ट्राइक किया था पाकिस्तान को, उसके बाद जो है आपने कई बार टीवी डिबेट्स में ये वर्ड सुना होगा दोस्तों, एस्केलेशन या एस्केलेटेड, है ना। एस्केलेटेड का मतलब होता है वॉर तेज होना, लड़ाई तेज होना, किसी चीज में स्पीड अप होना। एस्केलेटेड मतलब स्पीडेड अप होना, क्या हो जाना, स्पीडेड अप होना। कोई चीज जो है उसकी जो गति है वो बढ़ जाना, उसकी गति क्या हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ये इसका सेंस आता है। एस्केलेशन हो जाना मतलब ये चीजें जो है गति और तेजी से बढ़ जाना। और ये जो वर्ड है एस्केलेशन, ये खास करके वॉर के लिए यूज किया जाता है। लड़ाइयाँ जो होती हैं, दो दुश्मन देश है, उसके अंदर जो वॉर या युद्ध का जो स्तर है वो धीरे धीरे जो बढ़ जाता है उसको एस्केलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या बोला जा रहा है सेकेंड पार्ट में, कि यदि ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो युद्ध है आर्थिक तौर पर या फिर जो वैश्विक तौर पर ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, एक बिजनेस का जो वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, यदि ये बढ़ता है। अब दोस्तों एक चीज बताओ, वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी देश के लिए युद्ध जो है वो अच्छा नहीं होता है। और वो अगर बढ़ा, किसी भी प्रकार का वॉर, चाहे वो सिविल वॉर हो, एक अंदर ही अंदर देश के अंदर वॉर हो, या फिर दो देशों के बीच में वॉर हो, या ट्रेड वॉर हो, कोई भी वॉर हो, तो दोनों देशों के लिए कोई फायदा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, किसी के लिए फायदा नहीं होगा। देखो अगर वॉर बढ़ता है, अगर वॉर यूएस और चाइना के बीच में बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी कि ये ग्लोबल जो ये जो वैश्विक जो आर्थिक रिकवरी है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, जाहिर सी बात है ये बढ़ेगी तो नहीं, ये इंक्रीज तो नहीं होगी, ये कम हो जाएगी, मंदी बढ़ जाएगी, रिकवरी के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा, नॉर्मल जो परिस्थिति है वो आने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसके सेंस की बात करूं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव सेंस आना चाहिए। अब दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो क्या लिखा है, कुड, और कुड के बाद बी, और बी के बाद जो है क्या आता है, बी के बाद अगर वर्ब आना है, ध्यान देना, अगर बी के बाद वर्ब आना है तो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बिल्कुल याद रखो, बी के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड वाला फॉर्म होने वाला है, बिल्कुल याद रखना है आपको। अच्छा, बी के बाद और भी कुछ शब्द आ सकते हैं, ठीक है। बी के बाद देखो एक चीज और मैं बताऊं कि बी के बाद नाउन अगर आपको लगाना है तो हमेशा आर्टिकल के साथ नाउन लगाना, अकेला कभी भी नाउन ना लगाना। जैसे यू शुड बी अ जेंटलमैन, यू शुड बी अ नाइस पर्सन, तो है ना, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल प्लस नाउन आता है जनरली बी के बाद। और बी जो है उसके बाद एडजेक्टिव भी आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव भी आता है। तो अब यहाँ पर अच्छा बी के साथ आईएनजी वाला भी आता है, बी के साथ वर्ब का आईएनजी
फॉर्म भी आता है, जैसे आई विल बी मीटिंग यू सून, मैं आपसे जल्दी ही मिलने वाला हूं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है, जो हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं, उसमें हम लोग जो है क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, आईएनजी वाला फॉर्म लगाते हैं। तो अभी ये याद रखो कि बी के बाद जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके थर्ड फॉर्म के हैं। और एक चीज और देखो कि यहाँ पर वर्ब ही आना है कि ये जो वैश्विक जो आर्थिक रिकवरी है ये क्या होने वाली है, डैश होने वाली है यदि ट्रेड वॉर बढ़ेगा तो। ठीक है, तो कोई एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब वर्ब आने वाला है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। ये दो इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली। अब आप देखो हमारे पास ऑप्शंस है ए बी सी और डी। देखो हिट, अब हिट बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं, हिट का हिटेट नहीं होता है, हिट का हिट 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 रहता है। जैसे कट 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 रहता है, कटेट नहीं होता है ना, पुट 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 रहता है, पुटेट नहीं होता है। उसी तरीके से ये हिट हिट और हिट, हिट का जो है हिट ही रहेगा V1, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म में जो है हिट 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 रहने वाला है। तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा है अफेक्टेड, ये ऑलरेडी हमारा ईडी लगा है, इधर ईडी लगा है, इधर ईडी लगा है, मतलब सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, सारे ही ऑप्शंस जो है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं। चलिए, तो एक हमारा जो हिंट है वो तो कोई काम का नहीं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन कैसे दिए हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म दिए हैं, इसलिए वर्ब वाला जो ऑप्शन है, ट्रिक जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, क्या कि हम लोग इसको देखते हैं कि नेगेटिव सेंस का आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जो रिकवरी है वो कम होने वाली है। देखो हिट, हिट का मतलब होता है क्या, कुड बी हिट, हिट का मतलब होता है अफेक्टेड, हिट का मतलब होता है एक तरह से बुरी तरह से पिटा सकती है, पिटा जाना, या एक तरह से डिक्रीज हो जाना, उसको असर पड़ना, हिट का यही मतलब होता है ना। जैसे हिट का एक नेगेटिव सेंस में आता है। दूसरा है हमारे पास अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड, तो अफेक्टेड भी जो है असर पड़ना, क्या मतलब होता है, असर उसका होना, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंस का है। अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज हासिल करना, ठीक है, क्या करना, हासिल करना, तो ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। भाई अचीव करना, देखो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो क्या हो सकती है, वो अचीव की जा सकती है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में। भाई हम ग्लोबल रिकवरी कब, हम नॉर्मल हमारा जो इकोनॉमी है वो हो सकता है कब, जब यूएस और चाइना के बीच का युद्ध बढ़ जाए। ऐसा नहीं होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा, पॉजिटिव सेंस का है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। देखो रिजल्टेड, तो रिजल्टेड ये कारण बता रहा है, ये क्या बता रहा है, कारण कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कुड बी रिजल्टेड। अब रिजल्टेड के साथ क्या आता है, एक और हिंट बताता हूं, रिजल्ट के साथ इन आता है, रिजल्टेड के बाद इन आता है और इन के बाद नाउन आता है, तो यहां पर इन प्रीपोजिशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि रिजल्टेड जो है मीनिंग वाइज यहां पर नहीं आ रहा है। देखो कुड बी रिजल्टेड, वो उसे उसका परिणाम होगा। भाई किसका परिणाम होगा, नो आइडिया। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि ये आपका रिजल्टेड यहां पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। आप इसको, ये हमारा मीनिंग वाइज नहीं हो सकता है ना। अब इसका क्या मतलब है कि दोस्तों ए हमारा आ सकता है, बी आ सकता है, सी कैंसल, डी कैंसल, सी और डी नहीं होगा। राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, ए एंड बी, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 वाला हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरबीआई हैज डैश अ पेनल्टी ऑफ ₹58.9 crore on ICICI Bank Limited for non-compliance of directions issued by it। ठीक है, तो क्या इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, आरबीआई जो है उसने क्या किया, हैज इशूड। अब देखो हैज और उसके बाद अगर जो है क्या होना चाहिए, अगर कोई वर्ब आएगा, हैज डैश, इशूड गलती से बोल दिया, तो देखो आरबीआई हैज डैश अ पेनल्टी, आरबीआई ने जो है क्या किया, डैश किया पेनल्टी। अब देखो हैज और हैज के बाद
वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, ठीक, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये किस में है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है। आरबीआई हैज डैश, तो आरबीआई ने क्या किया, डैश किया, क्या, अ पेनल्टी, एक पेनल्टी डैश की, ठीक है, कोई एक्शन हुआ, कितने अमाउंट की वो पेनल्टी थी, 58.9 करोड़ रुपीस की जो है पेनल्टी, किसके ऊपर, ऑन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक डैश पेनल्टी इतने रुपीस की कर दी, फॉर, अच्छा कारण क्या है, क्यों किया, फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का मतलब होता है फॉलोइंग या ओबेइंग, तो यहां पर रीजन क्या है, फॉलोइंग या ओबेइंग, की नहीं ओबे करने के कारण, फॉलो नहीं करने के कारण, या जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करने के कारण, किस चीज को फॉलो नहीं करने के कारण, जो दिशा निर्देश दिए गए थे आरबीआई के द्वारा जो इशू किए गए थे, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण आरबीआई ने क्या किया, इस बैंक पर आईसीआईसीआई बैंक पर क्या कर दिया, डैश कर दिया, ठीक है, कोई एक्शन ले लिया। अब ये एक्शन जो है ये किस तरह का है दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और हम क्या देखना है कि इसका सेंस अगर हम देखेंगे तो आरबीआई ने क्या किया, एक तरह से कोई नेगेटिव एक्शन लिया, ऐसा एक्शन लिया जो नेगेटिव था, किसके लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई बैंक आरबीआई के नियमों का अगर वो पालन नहीं करेगी तो उस कंडीशन में आरबीआई उसके ऊपर क्या लेने वाली है, एक स्ट्रिक्ट सख्त एक्शन लेने वाली है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कोई सेंस आ रहा है कि वो जो भी एक्शन है वो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है, किसके लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, नेगेटिव उस पर इंपैक्ट डालने वाला है। तो सेंस हमारा यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव सेंस, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन पता करी दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और कौन सा सेंस यहां पर आ रहा है, नेगेटिव सेंस। ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमने कलेक्ट की। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या है, देखो वेव्ड। अब ये वेव्ड का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, वेव्ड जो है इसका मतलब होता है माफ कर देना। क्या कर देना, माफ कर देना, या आप बोल सकते हो रिलीज, उस चीज से उनको क्या कर देना, आजाद कर देना, उससे उनको रिलीज कर देना, एक तरह से कोई उस चीज से उनको क्या कर देना, छूट दे देना। आप बोल सकते हो उसको एंड कर देना, फिनिश कर देना, खत्म कर देना, उस चीज को जो है हटा देना, फिनिश कर देना, उसको क्या कर देना, हटा देना, वो जो नियम वगैरह है वो सबके सब क्या कर देना, वो हटा देना। अगर आप यहां पर देखोगे तो आरबीआई ने क्या किया, वेव्ड अ पेनल्टी। वेव्ड का मतलब होता है माफ कर दिया। ध्यान देना दोस्तों, आरबीआई ने क्या किया, माफ कर दी एक पेनल्टी। अब मुझे एक चीज बताओ कि पेनल्टी को जो है माफ कर दिया, पेनल्टी जो है अगर उसको माफ किया तो फिर उसको पेनल्टी क्यों कहा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं, चलिए पेनल्टी को भी माफ कर दिया, तो क्या उसका कारण यहां पर दिया है कि किस कारण से माफ किया। यहां पर क्या इस तरह से लग रहा है कि आरबीआई ने जो है, जो पेनल्टी 58.9 करोड़ की जो पेनल्टी आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक पर लगाई थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, माफ कर दिया, ठीक है। और क्यों माफ किया, देखो कारण कितना मजेदार है, क्यों माफ किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं किया था। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। भाई बैंक कोई अच्छा काम करती तो वे होता, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर पॉजिटिव सेंस का ये वर्ड नहीं आने वाला है। भाई ये तो सकारात्मक सेंस हो गया बैंक के लिए, तो ये वर्ड हमारा यहां पर हमने कैंसिल कर दिया, ए वाला आपका नहीं होगा। अगला क्या है दोस्तों, इनकर। अब इनकर का जो मीनिंग है, ठीक है, इनकर का मतलब क्या होता है, तो देखो इनकर का मीनिंग मैं आपको बताता हूं। इनकर का मतलब होता है कोई चीज को कोई बेड़ा उठाना, कोई लेना, है ना, उस चीज को क्या करना, उसको लेना या फिर उठाना। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं कि he incurred a lot of pain to नहीं, he incurred a lot of injuries, यहां पर सही हो जाएगा, he incurred a lot of
injuries to prepare. He incurred a lot of injuries. Okay, he incurred a lot of injuries in accident. इन एक्सीडेंट, देखो यहां पर ही इंकर्ड अ लॉट ऑफ इंजरीज इन एक्सीडेंट, कि उसने जो है बहुत सारी उसको इंजरीज जो है वो उसको हुई, वो उसको मिली एक तरह से बहुत सारी। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर बहुत सारी इंजरीज जो है उसको होने लगी या उसको उस इंजरीज का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इसका सेंस हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बट यहां पर हमको क्या चाहिए, हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, V3 चाहिए। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इनकर्ड जो है यहां पर होता तो हम लोग यहां पर सोच सकते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इस ऑप्शन को भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। देखो लेना, उठाना, या इसका एक मतलब होता है कि देना, देना, ठीक है, कि द एक्सीडेंट हैज इनकर्ड लॉट ऑफ इंजरीज टू हिम, कि एक्सीडेंट ने उसको बहुत सारी इंजरीज दी उसको, इस तरीके का भी सेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं, देखो स्लैप्ड, तो एक स्लैप्ड का मतलब होता है जोर से तमाचा मारना, एक स्लैप्ड जो है तमाचा मारना, और दूसरा एक स्लैप्ड का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, जबरदस्ती लागू करना किसी चीज को, जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती लागू करना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। उसको आप बोल सकते हो कि इंप्लीमेंटिंग फोर्सफुली, एकदम जबरदस्ती करके उसको क्या करना, एकदम फोर्सफुली, एकदम पूरे पावर से उस चीज को जो है लागू करना, उसको इम्पोज करना, ठीक है, उसको क्या करना, इम्पोज करना, उसको उसके ऊपर एकदम दबाव डालना, फोर्स करना, ये सेंस आ रहा है। तो यहां पर देखो कि आरबीआई ने जो है स्लैप्ड पेनल्टी का मतलब होता है बिल्कुल उसको फोर्सफुली जो है इतनी पेनल्टी उसके ऊपर लागू की, एक तरह से उसको पनिशमेंट देने के हिसाब से, उसको सजा के हिसाब से जो है इतनी पेनल्टी उसके ऊपर स्लैप की। बिल्कुल यहाँ पर सही जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब कोई बहुत बड़ा कोई एक तरह से डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है, या रूल्स को ब्रेक करता है, या बड़े स्तर पर कोई घोटाले करता है, तो उस केस में ये जो बॉडीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, जैसे आरबीआई, ये क्या करती है, ये स्लैप करती है पेनल्टीज ऐसे बैंकों पर, ठीक है। तो उस हिसाब से सी वाला हमारा सही है। और दूसरा जो वर्ड है वो भी इसी का क्या है दोस्तों, इसका सिनोनिम है, इसका पर्यायवाची है इम्पोस्ट, ठीक है, कि आरबीआई ने क्या किया, इम्पोस्ट किया। इम्पोज करने का मतलब भी होता है लागू करना, ठीक है, क्या मतलब होता है, लागू किया। आरबीआई ने क्या लागू किया, एक पेनल्टी इंपोज की, उसके ऊपर लगाई, एक तरह से लागू करना या फिर लगाना। आरबीआई ने पेनल्टी उसके ऊपर थोपी या लगाई, इंपोज करी, कितनी, 58.9 करोड़ की इस बैंक के ऊपर। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो डायरेक्शन, दिशा निर्देश जो दिए गए थे आरबीआई के द्वारा, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। इसका मतलब सी हमारा आंसर हो रहा है और डी हमारा आंसर हो रहा है। सी और डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी डी हमारा करेक्ट आंसर है, ए हमारा नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, इफ एनीवन स्मगल्स इलीगल गुड्स इनटू द कंट्री दे मे बी डैश बाय द कस्टम्स अथॉरिटी। क्या इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, यदि। अब इफ से शुरुआत हो रही है, इसका क्या मतलब है कि सेंटेंस हमारा क्या आने वाला है, कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस जो है इफ के बाद में आता है। अब मैं आपको बार बार बताता हूं कि इफ के बाद कंडीशनल सेंटेंस आता है। एक्चुअली दोस्तों मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि
अगर ये इफ आपका एरर करेक्शन में आता है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको बताता हूं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सीधी सरल भाषा में आपको बताता हूं कि इफ के बाद का जो सेंटेंस है, ध्यान देना, इफ के बाद का जो सेंटेंस है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। जस्ट उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस है कॉमा तक, वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा, ये याद रखना है। और उसके बाद जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज को रिवाइंड करवाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम आता है एरर करेक्शन में, ठीक है। तो आप देखो इफ एनीवन स्मगल्स, तो फिर क्या आता है, देखो एक और चीज कि अगर फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा तो किस में आएगा दोस्तों, आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा इफ के बाद वाला सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, जो ये है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं कि यदि कोई, ये हमारा सब्जेक्ट, यदि कोई क्या करता है, स्मगल करता है। स्मगल करने का मतलब होता है इलीगली तरीके से किसी चीज को दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर आना, गवर्नमेंट को से छुपाकर लेकर आना। जैसे बहुत सारे लोग जो है कोई ड्रग वगैरह स्मगल करते हैं, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह जो है प्रीशियस चीजों को स्मगल करते हैं, टैक्स इवेड करने के लिए, टैक्स ना देते हुए उस चीज को दूसरे देश से लेकर आते हैं। तो वो जो ब्लैक मनी वगैरह स्मगल करते हैं या चीजों को स्मगल करते हैं, तो वो स्मगलर्स आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर उसी सेंस में बात हो रही है कि यदि कोई है ना, कोई क्या करता है, स्मगल्स करता है। देखो ये सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया कि यदि कोई स्मगल करता है क्या, इलीगल गुड्स, ऐसे इलीगल जो है गुड्स जो है वो ये स्मगल करता है, कहां, इनटू द कंट्री, देश के अंदर। जो ऐसे गुड्स जो असंवैधानिक है, इलीगल है, गलत है, ठीक है, देश के अंदर अगर वो स्मगल करता है तो उनके साथ क्या हो जाएगा, दे में बी। अब मे बी का अपना एक रूल है, देखते हैं। दे में बी डैश बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, कि उनको क्या किया जाएगा, डैश किया जाएगा, किसके द्वारा, कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। ध्यान देना दोस्तों, किसके द्वारा, कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। के द्वारा कभी भी आता है, के द्वारा कभी भी आता है, समझ जाओ कि सेंटेंस हमारा किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों। और जैसे ही पैसिव वॉइस का सेंटेंस आता है, एक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि शुरुआत इसमें ऑब्जेक्ट से होती है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा वाला फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दोस्तों, थर्ड वाला फॉर्म आता है। उसके बाद फिर हम बाय लगाते हैं, और बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। बाय के बाद जो है सब्जेक्ट लगाया जाता है। देखो यहां पर बिल्कुल हमारा फिट हो रहा है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसको मैं एक्टिव वॉइस में भी कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो, दे में बी डैश बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, तो कस्टम अथॉरिटी, ठीक है, कस्टम अथॉरिटी डैश बाय देम या डैश देम, उनको ऐसा कर दिया इस तरीके से। खैर वो एक अलग चीज हो गया, बट यहां पर आप देखो कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप याद रखो कि जो मे, सबसे पहले दो चीजें याद रखो, क्या कि मे बी के बाद, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और पैसिव वॉइस से ये चीज प्रूफ हो गई। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हुआ, याद रखना दोस्तों, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हुआ, उसका जो मुख्य क्रिया है, वर्ब है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो इस चीज को कि पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा तीसरे फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक। ये हमने पता किया। दूसरा, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, ये भी याद रखो। हालांकि बी के बाद और भी होता है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बी के और भी जो दूसरे रूल है वो मैं बताने वाला हूं। तो देखो क्या हो रहा है, दे में बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर सेंस कौन सा आने वाला है, पॉजिटिव सेंस या फिर नेगेटिव सेंस। तो आप देखो कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यदि कोई भी देश के अंदर ऐसी जो चीजें हैं, गलत चीजों का, गलत वस्तुओं का स्मगल करता है, इलीगल
जो है उन चीजों का जो है वो स्मगल करता है देश में, तो उसको क्या होगा। अब आप जाहिर सी बात है, अगर कानून के खिलाफ अगर वो कोई ऐसी चीजें इलीगल जैसे हथियार हो गए, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए, अगर उसका वो क्या करता है देश में गैर कानूनी तरीके से उसको लेकर आता है, तो सरकार उसके साथ क्या करेगा या उनके साथ क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है कुछ ऐसा एक्शन जो उनके लिए हानिकारक हो, नेगेटिव हो, है ना। तो नेगेटिव सेंस में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो वर्ब है ये क्या होने वाला है दोस्तों, नेगेटिव वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो दे में बी डैश, उनको क्या किया जाएगा, डैश किया जाएगा कस्टम ऑफिसर के द्वारा, पकड़ा जाएगा, उनको दबोचा जाएगा, उनको बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके से यहां पर सेंस आ रहा है। तो देखो यहां फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, दे में बी पजेस्ड, ध्यान देना, दे में बी पजेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी। अब पजेस्ड जो वर्ड है दोस्तों ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और सेकेंड फॉर्म भी है। और पजेस्ड वर्ड जो है नाउन फॉर्म से आया है पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का क्या मतलब होता है, हमारा अधिकार, हमारा अधिपत्य होना किसी के ऊपर, है ना, किसी के ऊपर जो है हमारा क्या होना, स्वामित्व होना। ठीक है, तो क्या यहां पर ये सेंस आ रहा है कि उनको जो है दे में बी पजेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटी, जो कस्टम अथॉरिटी जो है वो क्या करने वाली है, वो इन जो गुड्स है किस, देखो एक चीज देखो, ये दे क्या है, ये भी ध्यान रखो कि दे किसके लिए है, दे है दोस्तों गुड्स के लिए, इन वस्तुओं के लिए। ये जो इलीगल वस्तु है ना, इलीगल जो वस्तु है, इन वस्तुओं को क्या किया जाएगा, इनको पजेस्ट किया जाएगा, इनको अपना लिया जाएगा। ध्यान देना, इन पर अधिकार जताया जाएगा, किसके द्वारा, कस्टम्स अथॉरिटी के द्वारा, कि अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये जो गुड्स है, ये जो सामान है, इसको कस्टम ऑफिसर्स जो है वो अपने पास रख लेंगे, उसको कस्टम ऑफिशियल्स जो है वो अपना बना लेंगे, मतलब अपने घर पे रख लेंगे और अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या यहां पर ऐसा मीनिंग आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है भाई। वो कस्टम ऑफिशियल अथॉरिटी जो है इस चीज को पजेस कर लेंगे, मतलब उसको अपने अधिकार में ले लेंगे, अपना स्वामित्व उस पर दर्शाएंगे। वो बताएंगे कि नहीं नहीं ये इन स्मगलर्स का नहीं है, ये सब सारा चीजें जो है किसका है, हमारा है, किसी और का नहीं है, किसका है, हमारा है। तो क्या ये उनके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी के पास नहीं है, है ना। तो यहां पर पोजीशन की कोई बात नहीं हो रही है, अपने अधिकार में लेने की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये यहां पर रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, दे में भी कन्फिस्केटेड। अब देखो दोस्तों, कन्फिस्केटेड जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है, जब्त करना, कब्जे में लेना। ठीक है, कब्जा करना, सीज करना, उसको छीनना, जब्त करना। देखो दोस्तों, पजेस करना और कन्फिस्केटेड करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, पजेस करने का मतलब होता है उनको अपने काम में ले लेना, उनको अपना बना लेना। ठीक है, अपने लिए उपयोग में लाना। तो क्या वो इलीगल चीजों को खुद के लिए उपयोग में लाएंगे, है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है। और यहाँ पे कन्फिस्केटेड का मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना, उसको पकड़कर जो है उन चीजों को जब्त कर लेना, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए, है ना, उस तरीके से। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारे सामने सही है। सीज्ड करना, ये इसका पूरा कन्फिस्केटेड का क्या है, एक सिनोनिम है, पर्यायवाची है। बिल्कुल इसी तरीके से सीज कर लेना, उनसे छीन लेना, छीनना भी नहीं, उनसे बेसिकली अपने कब्जे में कर लेना, सेम इसका सेंस आ रहा है। अच्छा, रीस्ट्रेन्ड। अब रीस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो रीस्ट्रेन्ड का मतलब होता है कंट्रोल्ड। क्या करना, कंट्रोल्ड करना, उनको काबू कर लेना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दे, तो दे में भी कंट्रोल्ड। अब ये कोई इंसान तो है नहीं, ये हम यहां पर किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। इलीगल जो सामान है, चीजें हैं, उनको काबू में कर लिया जाएगा। भाई सामान को काबू में कैसे किया जाएगा, सामान को कैसे काबू में किया जाएगा, चीजें जो है वो तो जब्त की जाती है, वो तो उससे ले ली जाती है। ठीक है, अगर कोई इंसान होता, किसी पर्सन की हम बात करते हैं, तो हम बोल सकते थे कि हाँ दे में भी रिस्ट्रेन, उनको पूरा हमारे अंडर कर लेना, काबू में कर लेना। लेकिन यहाँ पर
क्योंकि हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है रिस्ट्रेंट यहाँ पर मीनिंगफुली नहीं आ रहा है मीनिंग में। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, दो ऑप्शन हमारे आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, कन्फिस्केटेड और सीज्ड। आप देखो फिर से देखते हैं कि इफ एनीवन स्मगल, कि कोई भी अगर स्मगल करेगा, ये ऐसी जो चीजें हैं इलीगल गैर कानूनी जो वस्तुएं हैं उनको करेगा, तो देश के अंदर लाएगा, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, दे मे बी डैश बाय द कस्टम अथॉरिटी, की उन चीजों को जो है क्या किया जाएगा, कस्टम अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, डैश कर लिया जाएगा, मतलब दे मे बी कन्फिस्केटेड, उनको सीज जब्त कर लिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दे एनीवन के लिए है कि गुड्स के लिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखो दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। और ये एनीवन जो है ये सिंगुलर है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, क्या है ये, सिंगुलर है। और यहां पर जो गुड्स है, जो सामान है, ये प्लूरल नाउन है। तो आप जाहिर सी बात है कि यहां पर सामान की बात हो रही है, ठीक है, गुड्स की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसलिए गुड्स के हिसाब से आप देखो कि इन सामान को क्या कर लिया जाएगा, कन्फिस्केट किया जाएगा, सीज किया जाएगा, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उनको अपना अधिकार या अपने उनके ऊपर जो है अपना क्या आधिपत्य दिखाना, अपना अधिकार दिखाना, या फिर एक और जो वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं स्वामित्व बताना, अपना स्वामित्व दर्शाना। तो क्या यहां पर स्वामित्व दर्शाने की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। सीधा सीधा आंसर हमारा जो है बी और सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, बी और सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। बी सी का ऑप्शन हमारे पास कहां है, थर्ड वाला, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, तो ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया। हाँ, मैं एक चीज बता रहा था इसका, मे बी का, तो मे बी का हमने लास्ट के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये जो बी आता है दोस्तों, याद रखो, बी जो है उसके बाद हम कोई नाउन लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे यू शुड बी अ पोलाइट मैन, बी अ मैन, बी अ मैन बोलते हैं ना, बी अ मैन, बी अ मैन, कि भाई इंसान बनो, इस तरीके से। तो बी जो है उसके बाद कोई एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं, बी के बाद हम लोग जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, और बी के साथ हम लोग जो है क्या लगा सकते हैं, वर्ब का आईएनजी लगा सकते हैं कि योर बॉस विल बी कॉलिंग यू सून, कि आपका जो बॉस है वो आपको जल्दी ही फोन करने वाला है। तो इस तरीके से बी का यूज देख लिया, ठीक है। चलिए, आंसर हमारा आ गया थर्ड वाला, बी और सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।